हेलो दोस्तों, चलिए आज अपना वेब सीरीज स्टार्ट करते हैं। हमने काफ़ी वेट किया, कुछ लोग आए और कुछ लोग अभी ज्वाइन करेंगे, बट हम अपना टाइम से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने वी हैव गिवन मोर देन 10 मिनट्स, वी हैव वेटेड फॉर 10 मिनट्स, नाउ वी शुड स्टार्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पेमेंट पेमेंट इन जीएसटी, ऑल द प्रोविजंस रिलेटेड विद पेमेंट इन जीएसटी हम यहाँ डिस्कस करेंगे एंड विल अंडरस्टैंड कि क्या क्या होता है पेमेंट इन जीएसटी और कैसे होता है। तो जैसे आप लोगों को पता है, हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि पेमेंट के लिए सेक्शन 49
से पेमेंट सेक्शन 49 में पेमेंट के बारे में कहा गया है। एंड सेक्शन 49 हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। सो हम यहाँ पे सेक्शन 49 के आगे की जो चीज़ें हैं वो कवर करेंगे। हम यहाँ 49A एंड 49B भी हमने स्टडी कर लिया था लास्ट क्लास में। सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि उसके आगे जो पेमेंट के मोड्स हैं, मेथड्स हैं, वो क्या हैं, कैसे हैं, वो हम स्टडी कर लेते हैं। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। मैं जस्ट एक स्नैप आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो आइए, हमने ये रूल 88A भी कर लिया था, सेक्शन 49B भी कर लिया था, जो ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करता है। मैं ये ध्यान देने वाली बात है कि सेक्शन 49B जो है पूरे चैप्टर को ओवररूल कर रहा है, जबकि 49A जो है सेक्शन 49 को ही केवल ओवररूल कर रहा था। तो ये हमने ऑलरेडी चर्चा इस पे कर लिया था। रूल 88A भी हमने पढ़ लिया था कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है। तो आज हम उसके आगे कवर करेंगे एंड टुडे विल कवर सेक्शन 50। सेक्शन 50 इज फॉर मेकिंग इंटरेस्ट इफ देयर इज डिले इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। और ये डिले किसी भी कारण से हो सकता है। इन केस यू आर फाइलिंग GSTR 3B लेट, you are due to any reason. So if there is any delay in filing 3B, it means since payment is made through GSTR 3B and GSTR 3B is being filed late, it means the payment is being made after due date. In that case, you are required to pay interest thereon. ये प्रोविजन है, सारे एक्ट्स में प्रोविजन होता है, सारे टैक्स लॉज में। तो इसमें भी वो प्रोविजन है कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा if there is delay in making payment to the government of tax liability, या फाइलिंग GSTR 3B भी हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं। तो इसमें आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। चलिए हम ब्रीफली विल अंडरस्टैंड व्हाट सेक्शन 50 टॉक्स अबाउट। देखिए, सेक्शन 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 50 लगभग हर जगह, हर असेसमेंट में, एनी प्रोसीडिंग जो डिपार्टमेंट स्टार्ट करता है, ऑडिट, स्क्रूटनी, व्हाट एवर इज बीइंग स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, इवन इन्फोर्समेंट, हर केसेस में सेक्शन 50 का रेफरेंस आता है। बिकॉज जो भी, जहां भी शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स होंगे, wherever excess utilization of ITC or short payment of taxes is there, or extra refund of tax is there, interest will be applicable if it is it is more than the eligibility. तो वो इंटरेस्ट का रेफरेंस ऑलवेज आता है। ये हमें देखने, मैं इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा कि सेक्शन 50 में क्यों और किस तरीके से टैक्स पे किया जाता है, दैट विल डिस्कस। तो सबसे पहले हम चलिए पढ़ते हैं सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50। तो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50 टॉक्स अबाउट आउटवर्ड टैक्स, यानी आपकी जो सेल पे लायबिलिटी बनती है ना। सी दोस्तों, सेक्शन 50 में जो है, देयर आर टू पार्ट्स। फर्स्ट इज जो आपने की लायबिलिटी बनती थी उसमें डिले हुआ पेमेंट में। दूसरा हो गया कि सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट कि आपने ITC एक्स्ट्रा ले लिया। सो ये दो सिनेरियो को कवर किया है सेक्शन 15। अब सेक्शन 50 का पहला जो पार्ट है, सबसेक्शन 1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इट टॉक्स अबाउट लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन GSTR 3B एंड पेड इन GSTR 3B। अब देखिए इसकी वर्डिंग्स कितनी अच्छी है। इट्स ब्यूटिफुली, आई मीन ब्यूटिफुली रिटन कि एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, ध्यान दीजिएगा, जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है। इन केस यू आर नॉट लायबल, योर आउटवर्ड टैक्स इज 0, आप इसमें कवर नहीं होते। ये इन वर्ड्स को आपको पकड़ना चाहिए। सो इट सेज कि एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स बट फेल्स टू पे टैक्स। देखिए जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किया है, द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स एज पर GSTR 3B और एनी अदर रिटर्न but fails to pay tax by what? By due date within the period prescribed, जो भी ड्यू डेट है। तो उस केस में या तो आपने जो पे नहीं किया, या जो पार्ट पे नहीं किया, या पूरा पे नहीं किया, उस पे आपको यू हैव टू पे इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट इज 18%। हाउ मच द इंटरेस्ट इज? इंटरेस्ट इज 18%।
ये ध्यान दीजिएगा। अगेन, अब एक बार तो क्लियर हो गया कि यू हैव टू पे इंटरेस्ट इफ यू आर लायबल टू पे टैक्स बट यू फेल्ड टू पे टैक्स विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड या विद इन द ड्यू डेट, you have to pay interest at the rate of 18% on the tax liability. Clear? Now again it says कि tax liability means what? किस पे इंटरेस्ट लगेगा? ये देखिएगा, ये काफी डिस्प्यूट चला था। ये 2021 तक ये प्रोविजन नहीं था, 2021 में ये प्रोविजन आया एंड ये एक्सेप्शन को इंसर्ट किया गया। ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कब इंसर्ट किया गया। हाँ करेक्ट, ये 2021 में इंसर्ट किया गया विद इफेक्ट फ्रॉम ये, बट ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया था। पहले तो नहीं दिया गया, बाद में जब नोटिफाई किया गया था विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था। शुरू में इन्होंने ऐसे ही केवल प्रोविजन बना दिया था फाइनेंस एक्ट 2021 में, बट इसको ये नहीं कहा था कि रिट्रोस्पेक्टिव हो गया प्रोस्पेक्टिव होगा, बट ये रिट्रोस्पेक्टिव किया गया बाद में। और इसमें क्लियर कट ये कहा गया कि जो भी टैक्स लायबिलिटी है, ये टैक्स लायबिलिटी जो आप कैश में कैश पोर्शन में पे कर रहे हैं मीन्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। यानी सपोज आपका 100 रुपीज लायबिलिटी बन रही है सीजीएसटी आईजीएसटी की, और उसमें से आपने कितना इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट लेजर से आपने 90 रुपीज यूज कर लिया, तो नेट जो टैक्स बच रहा था आपको कैश पे करने का, वो कितना बच रहा था 10 रुपीज। सो 10 रुपीज पे ही आपका ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। दिस इज द प्रोविजन एक्सेप्शन गिवन इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50। अब ये एक्सेप्शन जो है, एक और देखने वाली बात है इसमें, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि इस सेक्शन में इट सेज कि इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 39, मतलब जीएसटीआर 3B जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। तो जीएसटीआर 3B में जो सेक्शन 39 के हिसाब से 3B फाइल करते हैं आप, उसमें जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, उसमें जो टैक्स लायबिलिटी बनती है उसके लिए एक्सेप्शन दिया गया है कि जो कैश पोर्शन है लायबिलिटी का आफ्टर एडजस्टिंग लायबिलिटी फ्रॉम इनपुट टैक्स क्रेडिट डिक्लेयर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसको यूज करने के बाद जो बचता है उसी पे का आपका केवल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। देखिए ये बहुत ही डाउटफुल था पहले, बट ये आप समझ लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने यदि यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, आपने गलत इंटरेस्ट पे आप गलत इंटरेस्ट पे कर देंगे। इसको अगेन एक आप ध्यान दीजिए कि ये रिट्रोस्पेक्टिव है। इवन 17, 18, 18, 19, 19, 20 का असेसमेंट वगैरह चल रहा है अभी। इवन इन दैट केस आपको ध्यान देना चाहिए कि ये जो इंटरेस्ट लायबिलिटी पे होगी दैट विल बी पेड ओनली ऑन कैश पोर्शन इफ जीएसटीआर 3B इज एप्लीकेबल। उसका ड्यू है, आपने नहीं दिया है तो। ठीक है, मैं आपके लिए एक प्रोविजो पूरा एक बार रीड कर देता हूं ताकि आपको वर्डिंग से भी क्लियरिटी मिले। द प्रोविजो सेज provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after due date in accordance with the provisions of section 39 except, ये छोड़ दीजिएगा, except वाला भी भूल जाइए। तो सेक्शन 39 मीन्स जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B के हिसाब से जो है वो यहाँ एप्लीकेबल है। सेल बी पेबल ऑन दैट पोर्शन ऑफ द टैक्स विच इज पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। क्लियर है? अब आगे की अब आपको इसमें आगे की चीज बताता हूँ। आगे जितने असेसमेंट्स आपके होंगे, चाहे ऑडिट हो, इन्फोर्समेंट के एक्शन हो, कुछ भी हो, आप सुओ मोटो भी पे आपको पता चलता है। तो जो भी 3B के रिस्पेक्ट में टैक्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है यदि आपको, तो उस केस में जो कैश पोर्शन आपने पे किया है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, वही आपको उठाना है और उसी पे इंटरेस्ट आपको आज तक कैलकुलेट करना है। क्रेडिट लेजर वाला नहीं लेना है जहां भी लायबिलिटी की बात आती है। इसको हमेशा आप याद रखेंगे। लेकिन ये जो एक्सेप्शन है कैश लेजर वाला, ये वहां अप्लाई नहीं होता जहां पे सेक्शन 73 या सेक्शन 74 का प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया है और उसके बाद आप इंटरेस्ट पे करना। तो वहां पे आप ये नहीं कि झगड़ा कर ले अथॉरिटी से, ऐसा नहीं है। जहां भी सेक्शन 73 सेक्शन 74 का प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया, उस केस में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये कैश पोर्शन वाला इंटरेस्ट जो है वो कैश पोर्शन पे अप्लाई नहीं होगा। उस केस में इंटरेस्ट फुल अमाउंट पे, फुल लायबिलिटी पे अप्लाई होगा।
ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये आप कंसेप्ट मेंटेन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 सिंपली कह रहा है एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो यही है, अब आगे है रूल वगैरह इशू किया गया है ना। सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 50 इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब सेक्शन 1 जैसे मैंने बताया कि ये लाइबिलिटी टू पे टैक्स इन की बात करता है, जो लाइबिलिटी पार्ट आता है उस पे 18%। सब सेक्शन 3 कहता है कि जो आपने गलत आईटीसी ले लिया 3B में, आपने यदि गलत आईटीसी ले लिया तो उस केस में आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव अवेल्ड रॉन्ग आईटीसी एंड यूटिलाइज्ड। अब इसमें उसमें भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, किस रेट से, 18% के रेट से। कई जगह 24, पहले 24% था, लास्ट ईयर ये 18% कर दिया गया। ये 18%, लेकिन ये नोटिफाई हुआ था 5 जुलाई 2020 को। अब जो फाइनेंस एक्ट 2022 में जो अमेंडमेंट आया था वो बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट था सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 3 जो पहले था वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। पहले वाले सबसेक्शन 3 में कहीं भी ये नहीं था कि अवेल्ड एंड यूटिलाइज, दोनों वर्ड नहीं थे एक साथ। ये फाइनेंस एक्ट 2022 में अमेंडमेंट लाया गया कि आईटीसी केवल अवेल करने पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना। आप जब आईटीसी अवेल करके यूटिलाइज करा है आपने, आउटवर्ड फॉर ऑफसेट करा है आउटवर्ड लायबिलिटी से, इन दैट केस ओनली यू आर रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट इन केस ऑफ एक्सेस अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। लेकिन यदि आपने केवल अवेल कर लिया, रिटर्न में अवेल किया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ गया, आपने उसका यूज नहीं किया, सो जब तक आपने यूज नहीं किया तब तक आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी हमें कब पे करना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एक्सेस अवेलमेंट ऑफ आईटीसी एंड is payable only if it is availed and utilized for making payment of outward tax liability। यानी जब आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए आपने आईटीसी का यूज कर लिया थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तभी जाके आपको, और जो कि इनएलिजिबल था या रॉन्गली अवेल किया था, तभी जाके आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये आप समझ लीजिए। यदि आपने केवल अवेल करके क्रेडिट लेजर में रखा है, आपने उसका यूज नहीं किया, फॉर व्हाट पर्पस, फॉर मेकिंग टैक्स पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। आपने अवेल किया लेकिन यूज नहीं किया, तो यूज नहीं किया तो नाउ अब आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अब चलिए एक और कॉन्सेप्ट इसमें बताता हूँ। ये अमेंडमेंट आया थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022। अब इसके पहले बहुत सारे एसएससीज ने, टैक्स पेयर्स ने इंटरेस्ट पे किया था ऑन एक्सेस अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, जस्ट अवेलमेंट पे ही पे कर दिया था, यूटिलाइज, क्योंकि उस टाइम यूटिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था नहीं। वो तो कह रहे थे, इवन कोर्ट केसेस भी थे, तो उसमें कोर्ट केसेस के बाद ही ये मैटर उठ के आया कि भाई आपने यूज तो किया नहीं, क्रेडिट लेजर में केवल आ जाने से आपने ऐसा बात थोड़ी माना जाएगा कि यूज कर लिया, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जब क्रेडिट लेजर का यूटिलाइजेशन होगा, एंट्री पास होगी अगेंस्ट आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी, तब जाके ये माना जाएगा कि यू हैव यूज्ड इट। तो उस केस में फिर गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट लेके आई फाइनेंस एक्ट 2022 में, और तब से ये क्लियर हो गया कि यूटिलाइजेशन पे ही केवल पे करना है, यूटिलाइजेशन वाले पार्ट पे ही पे करना है। अब कुछ लोगों ने इसके पहले जो पे किया था, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए था, रिफंड के लिए अप्लाई करना चाहिए था। हमने तो अपने क्लाइंट्स को, काफी लोगों को सजेस्ट किया था ये रिफंड के लिए, जिसने भी एक्सेस यूटिलाइजेशन किया। बट स्टिल जिनको नहीं पता, दे शुड ऑल्सो यूज दिस अपॉर्चुनिटी कि पास्ट में यदि पे कर दिया है इनएडवर्टेंटली अवेलमेंट पार्ट, आईटीसी अवेलमेंट वाले फिगर पे, तो उसको रिफंड क्लेम करें, और ये आपका हक है, आपको करना भी चाहिए एप्लीकेशन। चलिए, हमने, मुझे लगता है सेक्शन 50 हमने डिस्कस कर लिया बढ़िया से, ये कवर कर लिया। अब हम आते हैं आगे सेक्शन 51 पे। दोस्तों सेक्शन 51 का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सेक्शन 51 बात करता है टीडीएस की, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की बात करता है। जिस तरह इनकम टैक्स एक्ट में टीडीएस का प्रोविजन है, सेम जीएसटी में भी टीडीएस का प्रोविजन है अंडर सेक्शन 51। अब ये जो टीडीएस का प्रोविजन है अंडर सेक्शन 51, ये सभी के लिए नहीं है, हमारे लिए, आपके लिए नहीं है। दिस इज नॉट फॉर अस, फॉर एवरीबडी, इट इज फॉर स्पेसिफाइड पर्सन्स। एंड हु आर द स्पेसिफाइड पर्सन्स?
द डिपार्टमेंट इट इज मेनली रिलेटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट एजेंसीज, लोकल अथॉरिटी, जो भी गवर्नमेंट वाले हैं ना, गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट वाले हैं या गवर्नमेंट की कंपनी है, एस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट कंपनी, दिस इज एप्लीकेबल फॉर दोज पर्सन्स ओनली। सो ये क्यों एप्लीकेबल है दोस्तों? क्या होता है, व्हेनेवर सप्लायर्स, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सप्लायर्स आर बिलिंग टू these departments, these government authorities, local authorities, government agencies, so उस केस में there is a provision कि ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो टैक्स डिडक्ट करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे फ्रॉम द सप्लायर्स एट सर्टेन परसेंटेज। कब? फ्रॉम द पेमेंट मेड या क्रेडिटेड टू द सप्लायर, जो भी पेमेंट हुआ या अकाउंटिंग एंट्री हुई, उनको ये पेमेंट टीडीएस डिडक्शन करना पड़ेगा उस पेमेंट पे। ध्यान रखिएगा, ये टीडीएस डिडक्शन का कॉन्सेप्ट है। फॉर हुम? For government departments, for central government, state government departments, their companies, their establishment, local authorities, government agencies, या कुछ इसके अलावा जो भी नोटिफाई किए जाएंगे फ्यूचर, तो ये उनके लिए प्रोविजन एप्लीकेबल है। सेक्शन 51 की टीडीएस उनको डिडक्ट करना पड़ेगा, जो भी पेमेंट दे आर मेकिंग टू द सप्लायर्स। सो वट एवर पेमेंट दे आर मेकिंग टू द सप्लायर्स, आपको उनसे जो डिडक्टर है, यानी जो पेयर है, जो पे कर रहा है सप्लायर को, payer has to deduct TDS thereon. At what rate? The rate is 1% under CGST and 1% under SGST, means total how much? 2%. तो 2% के रेट से TDS उनको डिडक्ट करना पड़ेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक और इसमें कॉन्सेप्ट बता दूं, क्या कोई एग्जाम सप्लाई भी कर रहा है इनको, इन डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट को, तो क्या उस पर भी TDS करेगा? नहीं। ये जो प्रोविजन कहता है कि केवल टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज पे ही टीडीएस डिडक्ट होगा। सो ये टैक्सेबल वर्ड को आपको फोकस करना चाहिए। टैक्सेबल वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि टैक्सेबल गुड्स है या टैक्सेबल सर्विसेज है तो केवल उसी पे टीडीएस डिडक्ट होगा, ना कि एग्जेम्प्टेड पे। तो जो भी पेमेंट आप कंपनी और डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज कर रही हैं, तो जो भी टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज से रिलेटेड है उस पर वो टीडीएस डिडक्ट करेंगी एट द रेट ऑफ 2% total at the rate of 2%, including SGST part. लेकिन अगेन टैक्सेबल तो है ही, टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। एक और कंडीशन है कि टोटल वैल्यू जो है सप्लाई का, वहीं पे ये टीडीएस डिडक्ट होगा जहां पे टोटल वैल्यू जो है सप्लाई का एक्सीड्स 2,50,000 रुपीज। हाउ मच? 2,50,000 रुपीज। तो वेयर एवर दिस टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और सप्लाई एक्सीड्स 2,50,000 रुपीज, वहां पे टीडीएस का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है। दोस्तों ये शुरू में जो ये लिमिट था ना, ये 5 लाख था, फिर 5 लाख से कम करके इसको 2,50,000 किया गया। आगे मैं आपको बता दूं, यदि लोकेशन ऑफ सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई किसी अदर स्टेट में है, रिसिपिएंट के स्टेट में नहीं है, मतलब सप्लायर जो लोकेटेड है रिसिपिएंट के स्टेट में लोकेटेड नहीं है, या किसी अदर स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई फॉल कर रही है, तो उस केस में ये टीडीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ये सेक्शन 51 आप हमेशा ध्यान रखेंगे, बिकॉज आप भी इफ यू आर सप्लाई टू द गवर्नमेंट, आपका ये टीडीएस कटेगा। तो जब आपका टीडीएस कटेगा तो हाउ इट इज बीइंग डेल्ट विद, यू शुड नो दिस। तो ये तभी करना चाहिए जब 2,50,000 से अबव की वैल्यू हो और आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। तो इट इज नॉट कि गवर्नमेंट साइड से ही हम देखें, इट शुड हैव बीन इंटरप्रेटेड फ्रॉम सप्लायर साइड आल्सो। नेक्स्ट, जब ये जो टीडीएस जो भी आपको डिडक्टर डिडक्ट करता है, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो डिडक्ट करते हैं, वो 10 दिनों के अंदर जमा, विद इन 10 डेज इट शुड हैव बीन डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। इसकी रिटर्न फाइल होती है बकायदा और गवर्नमेंट को जमा करा जाता है विद इन 10 डेज। और साथ में एक सर्टिफिकेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स भी इशू किया जाता है। किसके थ्रू? आपके कस्टमर के थ्रू। यदि आप सप्लायर हैं तो आपके कस्टमर जो हैं वो टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे। आगे, अब जो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेंगे या जो आपका टीडीएस कटा वो कहाँ जाता है जी? वो जब रिटर्न फाइल करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो ये जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। और जब ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाता है तो आप क्या करें, उसका क्लेम तो कर ही सकते हैं। सो ये आप याद रखिएगा कि ये टीडीएस आपका बेकार नहीं जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला जाता है और वहां पे आपका ये जमा हो जाता है पैसा, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं एज ए कैश।
एज अ कैश, एज अ क्रेडिट नहीं, एज अ कैश। एज अ कैश का मतलब क्या है, ये आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एज अ कैश एंड एज अ क्रेडिट। दोनों का डिफरेंस है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं मैं आने वाली स्लाइड्स में आई विल एक्सप्लेन टू यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो, किसी ने हैंड रेज किया? हाँ जी सर, मैंने किया। पूछ सकता हूँ सर कुछ? नहीं, अभी नहीं, प्लीज आप नोट करके रखें, बाद में ही बात करेंगे, सारी क्वेरी एंड में हम लेंगे। सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कैश लेजर में जब ये टीडीएस आता है तो आपका जो रूल है कैश लेजर से पेमेंट करने का, यूज करने का, वो रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। उस रूल वो क्या फॉलो करना पड़ेगा मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो प्रोसीजर है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अगेन, यदि डिडक्टर है, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो उसने जमा नहीं कराया तो उनको भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट अंडर विच सेक्शन? अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1, जो मैंने पढ़ा अभी। क्योंकि ये दिस इज बीइंग ट्रीटेड एज एन आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो इसलिए अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 इस पे एप्लीकेबल होगा, इस टीडीएस प्रोविजन पे, ना कि सबसेक्शन 3। यहाँ पे आप क्लियर हो जाइए कि सबसेक्शन 1 कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, सबसेक्शन 3 और सेक्शन 50 कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। सबसेक्शन 50 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 50 कहाँ एप्लीकेबल होगा? ओनली जहाँ पे आपने एक्सेस आईटीसी या रॉन्ग आईटीसी लिया है, ठीक है, या फ्रॉड हो इन्वॉल्व इन केस ऑफ आईटीसी है। लेकिन जहां भी लाइबिलिटी, आउटवर्ड लाइबिलिटी इन्वॉल्व है, वहां पे क्या अट्रैक्ट होता है? सबसेक्शन 1। ये हमेशा याद रखें। सो टीडीएस के केस में भी जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा डिडक्टर को, वो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50 पे करना पड़ेगा। अगेन, यदि कोई डिफॉल्ट करता है डिडक्टर फॉर मेकिंग पेमेंट और फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस, या रख लेता है, या जो गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, या गलत डिडक्ट किया, गलत जमा कराया, सो इन सारे केसेस में जो इसका डिटर्मिनेशन होगा, असेसमेंट होगा, वो असेसमेंट किसके अंदर होगा? असेसमेंट किसी के भी अंदर हो सकता है, अंडर सेक्शन 73 और अंडर सेक्शन 74। मैं आने वाले क्लासेस में आपको सब सेक्शन सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 का डिफरेंस भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स हैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि प्रीवियस क्लासेस में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कब कहाँ पे क्या अट्रैक्ट होता है, कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होता है, बट वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगेन, आपने यदि एक्सेस जमा करा दिया डिडक्टर ने, तो जो रिफंड होगा वो किसी को भी हो सकता है, डिडक्टर को भी हो सकता है या डिडक्टर को भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो प्रोविजन है कि जो डिडक्टर को रिफंड तभी होगा जब डिडक्टर ने एक्सेस जमा कराया हो या गलत जमा कराया हो। लेकिन ये रिफंड का जो प्रोविजन है, ये नहीं कि इसके लिए अलग से जब मर्जी अप्लाई कर दिया वो मिल गया, नहीं जी। रिफंड का जो प्रॉपर सेक्शन है सेक्शन 54, वो सेक्शन 54 ही अप्लाई होगा। सेक्शन 54 के अंडर ही रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। ये नहीं कि अलग से कहीं भी लिख दिया कि मुझे रिफंड चाहिए एप्लीकेशन में, नो नो नो। यू हैव टू फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर मेंशन्ड इन सेक्शन 54। और याद रखिए, पूरे एक्ट में रिफंड का सेक्शन सेक्शन 54 ही है। तो जहां भी मैं सेक्शन 54 के बारे में चर्चा करूं, रेफरेंस दूं, यू शुड अंडरस्टैंड कि ये सेक्शन 54 मीन्स रिफंड के बारे में चर्चा हो रही है। अगेन, ये कह रहे हैं कि डिडक्टर को रिफंड नहीं मिलेगा, डिडक्टर को रिफंड नहीं मिलेगा इफ द अमाउंट डिडक्टेड हैज बीन क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द डिडक्टी। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि आप डिडक्टर ने डिडक्ट किया, डिडक्ट करके रिटर्न फाइल करेंगे और जमा कराएंगे। जमा कराने के बाद इट इज बीइंग क्रिएटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द डिडक्टी। अब डिडक्टी के कैश लेजर में आ गया तो रिफंड डिडक्टर को मिलेगा जी? नहीं मिलेगा, ठीक है। ये है प्रोविजन। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये यूज हो जाता है इस प्रोविजन में कि जो ये अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं होना चाहिए। मीन्स कि ये अमाउंट, रिफंड का अमाउंट उन्हीं को मिलता है जिन्होंने अल्टीमेटली बियर किया है इसको। तो ये इसीलिए अनजस्ट इनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट है जो हम सेक्शन 54 में पढ़ेंगे। उसमें ये उसी टाइप का रीजन है जिसकी वजह से ये प्रोविजन आया हुआ है कि डिडक्टर को नहीं मिलेगा यदि क्रेडिट हो गया है कैश लेजर ऑफ द डिडक्टर। अगेन, ये हमने पढ़ लिया सेक्शन 51 टीडीएस के बारे में चर्चा कर ली। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्शन 52।
Section 52 is again very important from the point of view of e-commerce transactions. ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स का मतलब जैसे आपको पता है कि देयर आर सप्लायर्स लिस्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म्स, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन प्लेट, दीज आर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। सो इस पे लिस्टेड होते हैं और कस्टमर उस पे जाते हैं, सब्सक्रिप्शन कस्टमर्स भी जाते हैं वहां पे, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ऑर्डर कर देते हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फिजिकली टू द मार्केट, यू विजिट द डिजिटल मार्केट and you place your orders, and the orders are fulfilled by the suppliers. This is the procedure under e-commerce transactions through electronic platforms. तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो है ना, ये जैसे अमेजन के जो प्लेटफॉर्म है, इसके ओनर को ई-कॉमर्स ऑपरेटर या अमेजन को ई-कॉमर्स ऑपरेटर कहा जाता है, फ्लिपकार्ट को ई-कॉमर्स ऑपरेटर कहा जाता है, जोमेटो को, स्विगी को, ये दीज आर ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स। मेक माई ट्रिप, दीज आर ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स। ये सारे ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं। तो इस पे जो भी सप्लायर होता है और जो कस्टमर होता है, इनके बीच में ट्रांजैक्शन होता है, कैश का मूवमेंट भी ऑनलाइन होता है। सो इन सारे केसेस में क्या प्रोसीजर होगा ये देखेंगे। लेकिन जीएसटी ने इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट काम ये किया कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा है, इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि यू हैव टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, टीसीएस, जैसे इनकम टैक्स में भी प्रोविजन है। सो ये टीडीएस का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को दे दिया कि आप टीडीएस डिडक्ट करोगे। किससे और किस अमाउंट पर डिडक्ट करोगे? तो इन्होंने कहा कि आप टीडीएस कलेक्ट, डिडक्ट नहीं, सॉरी मैंने वर्ड गलत यूज कर दिया, कलेक्ट यहाँ पे होगा। टीडीएस के केस में डिडक्ट होता है एंड टीसीएस के केस में कलेक्ट होता है, कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो अंडर सेक्शन 52 इट इज कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, एंड अंडर सेक्शन 51 इट इज डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो 52 इज एप्लीकेबल टू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। अब ये एप्लीकेबल तो है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे, लेकिन जितने सप्लायर्स हैं इस पे, ये सप्लायर्स यदि आपके सप्लायर्स के यहाँ आप सप्लायर से आप रिलेटेड हैं, आप उनका काम कर रहे हैं या वहां पे हैं, तो आपको ये प्रोविजन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं वो टीसीएस कलेक्ट करते हैं उन सप्लायर से। अब ये कैसे, किस रेट से कलेक्ट करते हैं, किन वैल्यू पे कलेक्ट करते हैं, कब कलेक्ट करते हैं, ये जानना है। ये सारे प्रोविजंस यहाँ पे सेक्शन 52 में होते हैं। तो चलिए हम ब्रीफली इनका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अंडर सेक्शन 52 यदि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी एक्सेट्रा, व्हाटएवर, मेक माई ट्रिप एक्सेट्रा, ये जो भी ट्रांजेक्शन इनके थ्रू करता है सप्लायर, जो सप्लायर ऑफ गुड्स या सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, तो उनकी जब पेमेंट ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स करते हैं, मतलब क्या होता है इस केस में, जब पेमेंट इज कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर्स ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर्स फ्रॉम द कस्टमर्स। अब अमेजन हमसे, हमने ऑर्डर किया, हम उन कस्टमर हैं, तो हमसे पैसा लेता है और ऑनलाइन वो क्या करता है, फिर जिसने जिसने भी बेचा होगा, जो भी सप्लायर होगा पर्टिकुलर, उसको पेमेंट करता है आफ्टर डिडक्टिंग टीसीएस, कलेक्टिंग टीसीएस। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब ये जो टीसीएस कलेक्ट होगा, इसका रेट है 2%, यदि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों मिला देते। अब 2% के रेट से टीडीएस भी कलेक्ट होता है एंड 2% के रेट से टीसीएस भी कलेक्ट होता है इन केस ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स। ऑन व्हाट वैल्यू? ऑन नेट टैक्सेबल सप्लाईज। अब हुआ क्या, किसी सप्लायर ने, एग्जाम्पल लेते हैं, किसी सप्लायर जो रजिस्टर्ड है अमेजन पे, उसने 1 लाख का गुड्स बेचा। कितने का बेचा? 1 लाख का गुड्स बेचा, लेकिन कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, क्वालिटी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, तो उसने 10,000 रुपए का रिटर्न कर दिया। तो नेट जो है, नेट सेल कितने का हुआ? 10,000 का हुआ। और ये जो 1 लाख का जो ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाईज बताया मैंने, ये पूरे महीने का है। तो पूरे महीने में यदि 1 लाख का बेचा है उस सप्लायर ने, छोटा सप्लायर है, इतना सीरियस ना लें इसको, 1 लाख का यदि बेचा है, तो 1 लाख में 10,000 का तो रिफंड, ये रिटर्न आ गया। तो नेट जो उसकी सप्लाई हुई कितनी? 90,000। तो अब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है अमेजन है, ये 2% टीसीएस कलेक्ट करेगा ऑन व्हाट अमाउंट? ऑन 90,000, ना कि 1 लाख, नहीं 90,000, यानी नेट वैल्यू ऑफ जो टैक्सेबल सप्लाईज होगी उसी पे। अगेन, जिस तरह हमने सेक्शन 51 में पढ़ा कि ऑन टैक्सेबल सप्लाईज ही टीडीएस एप्लीकेबल है, सिमिलरली टीसीएस इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ओनली। यानी यदि वो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है या वो गुड्स या सर्विसेज पे टैक्स लग रहा है, तो टीसीएस कलेक्ट होगा। ये आप हमेशा याद रखें।
यदि वो टैक्सेबल नहीं है तो टीडीएस कलेक्ट नहीं होगा। और ये वहीं पर टीडीएस कलेक्ट होगा जहां पे अमेजन खुद कैश कलेक्शन कर रहा है। मैं आपको बता दूं, बाय डिफॉल्ट ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ही पेमेंट कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द कस्टमर्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर सप्लायर्स रजिस्टर्ड ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पे ये लिखा है ऑल्दो, बट ये इस पे मत जाइएगा, ये बाय डिफॉल्ट होता है कि वही पेमेंट कलेक्ट करते हैं, चाहे वो कैश कस्टमर कैश में पे करे, कैश ऑन डिलीवरी करे, ऑनलाइन प्री पेमेंट करे या पोस्ट पेमेंट करे। अब जो एग्रीगेट, जैसे मैंने बताया, ये जो टीसीएस कलेक्ट होता है हर सप्लायर का कैलकुलेशन होगा इन अ 1 मंथ। अब मंथली पेमेंट होता है, मंथली हर चीज होता है, तो 1 मंथ में वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। टैक्सेबल सप्लाईज जो है पूरे 1 मंथ का लिया जाएगा, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज आफ्टर एडजस्टिंग रिटर्न्स वगैरह, सेल्स रिटर्न्स, और उस पे ये 2% के रेट से टीसीएस कलेक्ट करेगा। जो मार्केट प्लेस है या प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या अमेजन, फ्लिपकार्ट फॉर एग्जाम्पल, उस पर कलेक्ट करेंगे। अब ये जो कलेक्ट करते हैं टीसीएस, ये अपने पास तो रखना नहीं है, इनको इनको क्या करना है, गवर्नमेंट को जमा कराना है अंडर जीएसटी एक्ट, जीएसटी लॉ। तो गवर्नमेंट को जो ये जमा कराएंगे, वो कब तक जमा कराना है, उनको विद इन 10 डेज जमा कराना है। और साथ ही इनको रिटर्न भी भरना है, टेक्निकली रिटर्न भरना है और जमा कराना है, जैसे जीएसटी भी। इनको जो है जीएसटीआर 8 फॉर्म है जो इनको भरना होता है और जमा कराना होता है। और उस जीएसटीआर 8 में ये पूरी डिटेल देते हैं मंथ वाइज, पूरे मंथ की, कि किस किस सप्लायर ने कितना सप्लाई किया, किस कस्टमर को किया, चाहे B2B या BTC, कितना कैश कलेक्ट किया कस्टमर से, कितना सेल रिटर्न हुआ, ये पूरी डिटेल ये देते हैं उसमें। अगेन ये मंथली रिटर्न के बाद ये क्या करते हैं, एनुअल रिटर्न भी फाइल करते हैं। क्या करते हैं जी, ये एनुअल रिटर्न भी फाइल करते हैं, एनुअल स्टेटमेंट भी फाइल करते हैं। ये कब तक फाइल करना होता है, 31 दिसंबर तक फाइल करना होता है। तो आप इस पे ध्यान देंगे, ये कब तक फाइल करना होता है, 31 दिसंबर का एनुअल रिटर्न भी इनको फाइल करना होता है। और सेम चीजें वो आ जाती है जो आपकी इनके मंथली रिटर्न में आती है। अगेन यदि कोई एरर या ओमिशन है उस जो मंथली रिटर्न में पता चला, तो उसको ये रेक्टिफाई कर सकते हैं, जस्ट लाइक जीएसटीआर 3 भी जैसे बाकी रेगुलर टैक्स पेयर्स करते हैं, उसी तरीके से ये भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। और ये जिस जिस महीने इनको पता चलता है रेक्टिफाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू लिमिटेशन ऑफ टाइम पीरियड। ये जो रेक्टिफिकेशन करने का जो टाइम पीरियड है वो मैक्सिमम क्या है, पहले सितंबर था, अब क्या हो गया, 30th नवंबर ऑफ द फॉलोइंग ईयर, और द एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो सेम ये बाकी रिटर्न्स के केस में भी है और इसमें भी, एनुअल रिटर्न के केस में भी है, या एरर ओमिशन के केस में भी इनका आ गया। एनुअल रिटर्न तो ये 31 दिसंबर का ही टाइम दिया है, मैक्सिमम कर सकते हैं। अगेन अब जो इन्होंने टीसीएस से जो जमा कराया सप्लायर्स से कलेक्ट करके, वो टीसीएस कहाँ जाएगा जी, तो ये टीसीएस भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ही जाता है। जिस तरह से टीडीएस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाता है, टीसीएस भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ही जाके जमा होता है, और फिर उसका यूज फॉलोइंग कर सकते हैं एज पर द प्रोसीजर, एज पर द रूल्स। तो ये जो भी टीसीएस या टीडीएस कलेक्ट हुआ, एक चीज हमें याद आ गई कि ये कहाँ जमा होता है जी, कैश लेजर में ही जमा होता है। अगेन यदि अब क्या हुआ, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स ने अपनी रिटर्न फाइल करी और सप्लायर्स भी अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि उन्होंने सप्लाई किया है प्लेटफॉर्म के थ्रू, या अदर देन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी सेल करते हैं, जो भी करते हैं वो अपनी भी रेगुलर रिटर्न फाइल करेंगे। अब इन दोनों में मैचिंग होती है, जो जीएसटीएन पोर्टल है ऑनलाइन मैचिंग करता है, और ऑनलाइन मैचिंग करने के बाद यदि कुछ डिस्क्रिपेंसी निकल के आती है, तो वो डिस्क्रिपेंसी ध्यान रखिएगा, जीएसटीएन जो पोर्टल है वो मार्केट प्लेटफॉर्म को भी भेजता है, यानी अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज को भी भेजेगा, और ये उस पे जो लिस्टेड हैं, रजिस्टर्ड हैं सप्लायर्स जो उनके थ्रू सप्लाई किया, उनको भी भेजेगा। ये दोनों को भेजता है यदि कोई मिसमैच आता है, और दोनों को भेज के कहता है भाई अपनी अपनी गलती ठीक कर लो। यदि अपनी अपनी गलती ठीक कर ली तो ओके, नहीं ठीक किया तो जो सप्लायर है उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ये ऐड हो जाता है नेक्स्ट मंथ, और ऐड होकर के उसको टैक्स में पे करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह एप्लीकेबल हो जाते हैं। दिस इज द प्रोसीजर अंडर सेक्शन 52 ऑफ जीएसटी एक्ट फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। और ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल का टाइम है, एवरीबडी इज बाइंग थ्रू मार्केट प्लेटफॉर्म्स,
सो जितने मोस्ट ऑफ द सप्लायर्स आर लिस्टेड ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, तो उनके लिए ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपना मैचिंग करें टर्नओवर का। जितने सप्लायर बेच रहे हैं इन मार्केट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, वो अपने टर्नओवर का पीरियोडिकल मैचिंग करें, रिकंसिलेशन करें, डिफरेंसेस को रेक्टिफाई करें। नहीं तो ईयर एंड में बहुत सारे लाइन आइटम आ जाते हैं, रेक्टिफिकेशन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये टाइम पे कर लेना चाहिए। चलिए सेक्शन 52 हमने देख लिया। अब सेक्शन 53 देखते हैं हम। सेक्शन 53 इट टॉक्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 53 टॉक्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसमें क्या होता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेल करते हैं तो कहाँ जाता है जी? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाता है। अब इसका यूटिलाइजेशन आप करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आप जो है जैसे ही इसका आईटीसी यूज करते हैं, जैसे सपोज सीजीएसटी है, आपने यूज कर लिया किसके अगेंस्ट? आईजीएसटी के अगेंस्ट। ठीक है, तो जो भी आप यूज करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उतना क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें लिखा है आईजीएसटी, मैं इसलिए आईजीएसटी के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सिंपल है, जैसे आप एडजस्ट करते जाते हैं जीएसटीआर 3B में, तो देखा होगा क्रेडिट लेजर में भी उतनी उतनी एंट्री जाती जाती है। तो जो आपने एडजस्ट किया वो सिमिलरली ट्रांसफर हो जाता है इन आईजीएसटी में। जैसे सीजीएसटी का आईटीसी है तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? आईजीएसटी में। एसजीएसटी का आईटीसी है, आईजीएसटी का अगेंस्ट यूज किया तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? आईजीएसटी में। सिमिलर प्रोविजन आपको एसजीएसटी एक्ट में भी मिलेगा। अब सेक्शन 53 ये कहते हैं, ये एक्चुअली सेक्शन 53 जो है ये गवर्नमेंट के लिए है। हमें तो केवल मैनुअली अपना जो कैलकुलेशन है, जो जीएसटीआर 3B का एडजस्टमेंट है, ऑफसेटिंग का फॉर्मूला है, रूल है, वो हमें करना है। गवर्नमेंट विल डू दीज एक्टिविटीज। सेक्शन 53A से कि जहां भी अमाउंट कैश लेजर से ट्रांसफर होना है, मतलब कैश लेजर में सपोज आपका एक्सेस है या किसी भी कारणवश आप वहां से ट्रांसफर कर रहे हैं, सीजीएसटी हेड है। देखिए जैसे ये अकाउंट होता है सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर सम, फीस एक्सेट्रा। तो सीजीएसटी में कोई अमाउंट पड़ा हुआ है कैश लेजर में, तो वो सीजीएसटी को यदि आप कहाँ ट्रांसफर करना चाहते हैं, एजीएसटी में ट्रांसफर करना चाहते हैं उस अमाउंट को, तो आप कर सकते हैं। ये प्रोविजन दिया है अंडर सेक्शन 53A। ठीक है, या यूजीएसटी में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे ही आपने एंट्री करी कैश लेजर में, कैश लेजर से ट्रांसफर कर दिया सीजीएसटी अमाउंट को, कहाँ ट्रांसफर कर दिया? एसजीएसटी अकाउंट में। इट मीन्स आपने क्या किया, सीजीएसटी एक्ट से ट्रांसफर कहाँ कर दिया? एसजीएसटी एक्ट में कर दिया। सो ये सेम अमाउंट जो है ना, गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट टैक्स का जो अकाउंट मेंटेन है उसको ट्रांसफर कर देगी। ये जीएसटीएन पोर्टल करता है बैक एंड में। ये हमारा और आपका कोई इंटरवेंशन नहीं है इस केस में। हमने पीछे वाले में क्या पढ़ा कि सीजीएसटी का पेमेंट कर दिया आपने, आईजी सीजीएसटी आईटीसी का पेमेंट कर दिया आईजीएसटी लाइबिलिटी के अगेंस्ट, तो उस केस में उतना अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ ट्रांसफर कर देगी? आईजीएसटी अकाउंट में, और सीजीएसटी से उतना माइनस हो जाएगा। ये कह रहा है कि ये वो क्रेडिट लेजर का है, सेक्शन 53। सेक्शन 53 जो है क्रेडिट लेजर के बारे में बात करता है, बट सेक्शन 53A टॉक्स अबाउट कैश लेजर। तो इलेक्ट्रॉनिक जो कैश लेजर है उसमें यदि सीजीएसटी हेड को एसजीएसटी में लेके जाते हैं या विस एसजीएसटी को सीजीएसटी में लेके जाते हैं, तो ये गवर्नमेंट रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करती रहती है। अब थोड़ा सा आप रिफ्रेश हो जाइए कि ये इलेक्ट्रॉन में ये जो रूल 85 है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको शायद नहीं पता है कि देयर इज इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर मेंटेन्ड ऑन द जीएसटी पोर्टल फॉर ईच टैक्स पेयर फॉर ईच जीएसटी नंबर। अब ये जो लाइबिलिटी है इलेक्ट्रॉनिकली जो लाइबिलिटी रजिस्टर मेंटेन हो रहा है बाई जीएसटीएन फॉर ईच टैक्स पेयर, सोचिए कितने लाइबिलिटी लेजर मेंटेन हो रहे हैं। सिमिलरली कैश लेजर मेंटेन हो रहा है, सिमिलरली क्रेडिट लेजर मेंटेन हो रहा है। दीज आर इन क्रोर्स। और जैसे आपको पता है कि अभी मोर देन 1,40,00,000 टैक्स पेयर्स आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो ये सोचिए इस हिसाब से कितने हैं, क्रोर्स में। अब ये इतने लाइबिलिटी रजिस्टर्ड हैं, जो लाइबिलिटी रजिस्टर है इसमें हर एंट्री को मेंटेन किया जाता है, हर लाइबिलिटी को मेंटेन किया जाता है। अब इसका फॉर्म जो होता है, फॉर्म जो टेबल होता है, जो फॉर्म उसको बोलते हैं जीएसटी PMT 01। तो यदि मैं लाइबिलिटी रजिस्टर कहूँ
या जीएसटी पीएमटी फॉर्म जीएसटी पीएमटी 01 का हूँ, आपको समझ जाना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर मेंटेन्ड ऑन द जीएसटीएन पोर्टल। क्लियर जी? अब जीएसटीएन पोर्टल पे जो ये मेंटेन हो रहा है, तो वहां पे एंट्रीज भी होती होंगी, एंड ये सारी एंट्रीज जो है क्या होता है, ऑनलाइन होती है रहती है। अब क्या है, जैसे नाम तो है रजिस्टर, मतलब, लेकिन यदि आप अकाउंटिंग बॉडी के प्रोफेशनल हैं, तो आपको पता होगा कि अकाउंट में क्या होता है, डेबिट एंट्री होती है और एक क्रेडिट एंट्री होती है हर लेजर। सो यहाँ भी ये जो सिंस लाइबिलिटी रजिस्टर है या लाइबिलिटी लेजर जो मेंटेन कर रहा है गवर्नमेंट, इसमें भी डेबिट एंट्री होगी और इसमें भी क्रेडिट एंट्री होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर जो है, डेबिट एंट्री कब होती है, जब कोई पेएबल क्रिएट होता है, चाहे वो रिटर्न फाइलिंग के थ्रू या गवर्नमेंट प्रॉपर ऑफिसर करती है। तो ये दो तरीके से पेएबल्स क्रिएट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर्स में जब पेएबल क्रिएट होते हैं, तो वो क्या होता है, डेबिट एंट्री बन जाता है, लाइबिलिटी रजिस्टर में डेबिट साइड में चला जाता है। ठीक है जी? लेकिन जब पेमेंट होता है तो क्या होगा, फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली रिवर्स होगा, रिवर्स मीन्स क्रेडिट होगा, तो लाइबिलिटी रजिस्टर क्रेडिट हो जाता है। तो लाइबिलिटी रजिस्टर में जब पेएबल खड़ा होता है, पेएबल का क्रिएशन होता है, तो क्या होता है, वो डेबिट हो जाता है। और पेएबल का क्रिएशन कैसे होता है, हम टैक्स पेयर जो रिटर्न फाइल करते हैं उसके बेस पे भी पेएबल का क्रिएशन हो जाता है, रिटर्न के 3B 9 एक्सेट्रा, इन सब के बेस पे पेएबल क्रिएट हो जाता है। और जब ये रिवर्सल इसका होगा तो क्या होगा, डेबिट एंट्री क्रिएट हो जाती है। जब पेबल रिवर्सल जब होगा, यानी लाइबिलिटी का पेमेंट जब होगा, तो व्हाट एंट्री विल बी पोस्टेड, क्रेडिट एंट्री। तो ये ध्यान रखिए। सो पेबल से ये डेबिट होता है, एंड पेबल को जब पे करते हो तो ये क्रेडिट हो जाता है लेजर। और हर एक का यूनिक नंबर मेंटेन होता है और हर पर्सन के लिए मेंटेन करता है। अब याद रख, ध्यान और देने वाली बात है, ये तो मैंने ग्रॉसली बताया डेबिट क्रेडिट, डेबिट कैसे होता है। हर डेबिट में जितने टाइप के टैक्सेस लाइबिलिटीज हैं वो आते हैं। जैसे पहले टैक्स, टैक्स में भी आपको पता है सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, ये हो गया टैक्स के लिए पेबल खड़ा होगा। साथ ही इंटरेस्ट खड़ा होगा, इन पे कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट। फिर यदि पेनल्टी बनती है इनकी तो वो खड़ा होगा। फिर ले भी अमाउंट पोर्टल पे क्रिएट हो रहा है तो वो सब बनेगा। अगेन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यदि लाइबिलिटी पे आ रहा है तो भी क्या होगा, डेबिट होगा इसका। यदि पेमेंट करते हैं आप रिटर्न के थ्रू क्रेडिट लेजर से, क्रेडिट लेजर किसे मेंटेन है जी, रूल 86, यानी रूल 85 जो है लाइबिलिटी लेजर है, रूल 86 क्रेडिट लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, एंड रूल 87 टॉक्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये हम तीनों आज पढ़ेंगे। तो ये जो जब भी पेमेंट आप करते हैं अपने रिटर्न से, तो क्या करते हैं, क्रेडिट लेजर को डेबिट करते हैं और लाइबिलिटी लेजर को क्रेडिट करते हैं। क्यों? जैसे मैंने बताया कि लाइबिलिटी से तो डेबिट होता है, लेकिन जब पेमेंट करोगे लाइबिलिटी का तो क्या होगा, ये क्रेडिट होगा, हमेशा हमेशा क्रेडिट होगा। तो ये जो पेमेंट क्रेडिट होगा, मीन्स पेमेंट तो दो ही तरीके से हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से या इलेक्ट्रॉनिक डेबिट लेजर से। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से यदि होती है डेबिट लेजर, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेजर्स हैं वो क्या होंगे, डेबिट होंगे, और लाइबिलिटी रजिस्टर क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये हमेशा याद रखें। आगे देखते हैं कि जो टीडीएस जो कटा जाए अंडर सेक्शन 51, या टीसीएस कटा, टीसीएस कलेक्ट किया किसी ने, प्लेटफॉर्म ने अंडर सेक्शन 52, या जो आरसीएम की लाइबिलिटी है, या जो कॉम्पोजिशन डीलर के केस में हमने पढ़ा था पेएबल जो खड़ा हो रहा है, ठीक है, ये सारे भी ये सारे भी इसमें आते हैं, लाइबिलिटी रजिस्टर में आते हैं। ठीक है जी? और जो भी इसका पेमेंट होता है वो कहाँ से होगा जी, कैश लेजर से ही होगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्रेडिट लेजर यहाँ यूज नहीं होता। आपको पता है टीसीएस तो ऑटोमेटिक जमा होगा, तो कहाँ, कैसे, सिंस कैश में कलेक्ट करते हैं ये लोग या डिडक्ट करते हैं, तो कैश में जमा होगा। आरसीएम का आपको याद है कि आरसीएम को आउटपुट लायबिलिटी के डेफिनेशन से बाहर कर दिया है, तो इसके अगेंस्ट आईटीसी यूज नहीं कर सकते। फिर कॉम्पोजिशन डीलर को आईटीसी अलाउड ही नहीं है, सो इसमें भी आईटीसी यूज नहीं हो सकता। तो देयरफॉर क्रेडिट लेजर जो अंडर रूल 86 मेंटेन्ड है, वो क्रेडिट लेजर का यूज नहीं कर सकते इन लाइबिलिटी पेमेंट के थ्रू।
ये पढ़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तो वो करने ही नहीं देगा ये। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि ये भाई क्यों नहीं करने दे रहा है, तो उसका आंसर यहाँ मिलेगा। सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन, सॉरी, सब रूल 4 ऑफ रूल 85। यहाँ पे क्लियर कट कहा गया है कि आरसीएम के केस में, कंपोजिशन डीलर, टीडीएस, टीसीएस, इन केस में यू कैन ओनली यूज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ दीज लाइबिलिटीज। अगेन, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में कोई भी अमाउंट जो डेबिट हुआ है वो रिड्यूस हो जाएगा यदि कोई केस चल रहा है, चाहे ट्रिब्यूनल में, चाहे कोर्ट में, या अपीलेट अथॉरिटी में, और उस अथॉरिटी ने आपको क्या कर दिया, रिलीफ कर दिया, आपको आपकी लाइबिलिटी कम कर दी, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर जो है ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। जीएसटीएन एंट्री पोस्ट करेंगे प्रॉपर ऑफिसर डिपार्टमेंट और वो रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली पेनल्टी जो है वो भी कोर्ट केसेस वगैरह के केस में रिड्यूस हो जाएंगे लाइबिलिटी रजिस्टर से। ये क्लियर हो गया, मुझे लगता है मैंने ये क्लियर कर दिया। चलिए, अब रूल 86 क्रेडिट लेजर के बारे में सुनते हैं। ठीक है जी, हमने अभी तक कैश लाइबिलिटी रजिस्टर के बारे में पढ़ा, रूल 85 ऑफ सीजीएसटी रूल। रूल 86 इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसमें क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, कैसे ट्रांसफर होता है, इन सब के बारे में चर्चा की गई है रूल 86 में। यदि आपने लाइबिलिटी रजिस्टर समझ लिया तो आगे समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप इजिली समझ सकते हैं। लाइबिलिटी लेजर मुझे पूरा भरोसा है कि आपने समझ लिया। तो चलिए अब क्रेडिट लेजर के बारे में समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में समझते हैं। कुछ लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कहते हैं, कुछ लोग इसे शॉर्ट में ईसीएल कहते हैं, कुछ लोग और कहते हैं केवल क्रेडिट लेजर। तो मान लीजिए कि जीएसटी पोर्टल पे जो मेंटेन है उस क्रेडिट लेजर की बात हो रही है। अब जो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मेंटेन किया जाएगा पीएमटी 02 में। फॉर्म का नाम क्या होगा, फॉर्म जीएसटी पीएमटी 02। इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मेंटेन किया जाएगा। ठीक है जी। तो यानी जो भी आप क्रेडिट लेते हैं रिटर्न्स के थ्रू, वो सारा क्रेडिट कहाँ जाता है जी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाता है, जो कि मेंटेन होता है हर टैक्स पेयर के लिए ऑनलाइन। फॉर ईच जीएसटी नंबर ये मेंटेन होता है। और ये कहाँ क्रेडिट होता है जी, क्रेडिट लेजर में क्रेडिट होता है। जो भी आप आईटीसी क्लेम करते हैं वो क्रेडिट लेजर में क्या हो जाता है, क्रेडिट होता है। और जब क्रेडिट लेजर को यूज करते हैं तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंगली ये डेबिट हो जाएगा। क्लियर हुआ। जब आप क्रेडिट लेजर को यूज करते हैं तो वो डेबिट हो जाता है फॉर मेकिंग एनी लाइबिलिटी। एंड जब क्रेडिट लेजर में क्रेडिट आप लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ऐसे याद रखिएगा, जो लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेंगे तो उतना अमाउंट से घट ही जाता है। आपने देखा होगा जब क्रेडिट लेजर डाउनलोड करेंगे तो आपको दिखेगा, ये क्लियर कर दिखेगा। अगेन, यदि रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने कोई रिफंड क्लेम कर लिया, आपने यदि अंडर सेक्शन 54 कोई रिफंड क्लेम किया फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यानी आईटीसी का, तो उस पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट एंट्री पोस्ट हो जाएगी। आपको उतने से डेबिट करना पड़ेगा जितना आपने रिफंड क्लेम किया। ये हमेशा याद रखिए, बिना आईटीसी रजिस्टर को डेबिट किए हुए यू कैन नॉट फाइल रिफंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 54। जिसने भी प्रैक्टिकली फाइल किया होगा, ट्राई किया होगा, उसने देखा होगा। अगेन, यदि रिफंड आपने फाइल कर दिया और वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, क्या हो गया जी, रिजेक्ट हो गया। आपने क्या किया, रिफंड फाइल किया और वो रिफंड क्या हो गया जी, रिजेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, रिक्रेडिट हो जाएगा। यानी जो डेबिट एंट्री पोस्ट फाइल की थी आपने रिफंड फाइल करने के टाइम, वो डेबिट एंट्री रिवर्स हो जाएगी। और फिर क्या हो जाएगा, रिवर्स होने का मतलब यानी रिक्रेडिट हो जाएगा, वो एंट्री पोस्ट हो जाएगी पीएमटी 03 में। बाकी सब ऐसे ही है, जो भी आप करेंगे पेमेंट वगैरह कम बेस होता रहेगा। चलिए अब रूल 86 ए पढ़ते हैं जी। ये आपको पता है कि कुछ दिन पहले काफी हुए इन क्राई मचा था कि जो आईटीसी, हमारा ही आईटीसी है, गवर्नमेंट उसी पे क्या कर रही है, रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले कभी भी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि आईटीसी पड़ा हुआ है आपके क्रेडिट लेजर में, आप यूज नहीं कर सकते।
ये रूल 86A में कहा गया है कि किस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं क्रेडिट लेजर को और किस कंडीशन में आप यूज नहीं कर सकते हैं क्रेडिट लेजर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ये कहा गया है कि यदि कमिश्नर या जो भी उसके सबऑर्डिनेट ऑफिस सबऑर्डिनेट्स हैं अप टू असिस्टेंट कमिश्नर, यदि उनके पास यानी असिस्टेंट कमिश्नर एंड अबव के पास यदि रीजन टू बिलीव है कि आईटीसी जो आपने क्रेडिट लेजर में अवेल किया है ये फ्रॉडुलेंटली आप अवेल किया है। क्या अवेल किया है? फ्रॉडुलेंटली अवेल किया है या ये इन एलिजिबल। दो, या तो ये इन एलिजिबल है या आपने फ्रॉडुलेंटली अवेल किया है, दो रीजन। तो इस केसेस में जो आपके आईटीसी हैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, वो आपको यूज करने से मना कर देगा, टेम्पररी बैन लगा देगा इस पे। इसका मीनिंग यही है। ठीक है जी। अब ये रीजंस दिए हुए हैं, कोई भी रीजन हो आप मान के चलो कि दे हैव द पावर कि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पे बैन लगा दे, आप यूज ना कर सकें यदि उसके पास रीजन टू बिलीव है कि फ्रॉडुलेंटली आपने अवेल किया है या इन एलिजिबल आईटीसी आपने लिया है। अब रीजन टू बिलीव का मतलब क्या है? इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा केस डिसीजन भी दिया है। रीजन टू बिलीव में मैं आपको ब्रीफ में बता दूं, इसमें इट मीन्स कि दे हैव सफिशिएंट एविडेंस कि आपने फ्रॉडुलेंटली आईटीसी अवेल किया है या इन एलिजिबल आईटीसी लिया है। कोई प्रूफ होना चाहिए, उनके पास सफिशिएंट एविडेंसेस होने चाहिए। तो ये इसका शॉर्ट में मीनिंग है, तो वो लगा सकता है। लेकिन आजकल इसका मिसयूज हो रहा है रूल 86A का। जब देखो डिपार्टमेंट को जब मन करता है, किस पे जरा सा भी डाउट आया वो बैन लगा देते हैं और फिर बेचारे टैक्स पेयर्स एसएससी परेशान होते हैं। मुझे मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स इसको बहुत ही केयरफुली यूज करें इस पावर को, नहीं तो अननेसेसरी टैक्स पेयर्स को हैरासमेंट होता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ फेल हो जाता है बिल्कुल। फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, मतलब आपको यदि वो बैन लगा रहे हैं, उसकी एंट्री यूज करने नहीं दे रहे हैं, तो दे हैव टू रिकॉर्ड रीजंस कि रीजन क्या है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी कह देते फॉर रीजंस, क्या कहें। ये बहुत ही मिसयूज हुआ है इस रूल का। पर चलिए, कोर्ट केसेज आए हैं कुछ, जिसकी वजह से थोड़ा सा अब इजी हुआ है, समझने लगे हैं लोग। जब प्रॉपर जहाँ पता चलता है डिपार्टमेंट को कि हाँ एविडेंस है, रीजन टू बिलीव है, वहाँ कर रहे हैं। अब थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली अब उतना यूज नहीं हो रहा है जो पीछे हो रहा था साल 2 साल पहले, बहुत बुरी तरह यूज हो रहा। लेकिन एक चीज और, एक बार बैन लगा दिया तो वही मैक्सिमम जो बैन है वो कितने दिनों तक रहेगा जी? 1 ईयर ही रहेगा। उसके बाद ये रिस्ट्रिक्शंस ऑटोमेटिक हट जाता है। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं रूल 86B। रूल 86B अगेन कह रहा है रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये एक दूसरा है, ये भी रिस्ट्रिक्शंस है। रूल 86A भी रिस्ट्रिक्शंस है एंड रूल 86B भी रिस्ट्रिक्शंस है। समझ गए? ये दोनों रिस्ट्रिक्शंस है। अब इन दोनों रिस्ट्रिक्शंस पे आईटीसी यूज करने पे बैन लगा सकते हैं अंडर बोथ रूल्स, रूल 86A एज वेल एज रूल 86B। बट रूल 86B जो है ये थोड़ा हटके है, ये थोड़ा सा क्लैरिटी दिखता है इसमें कि मैक्सिमम जो आप यूज कर सकते हैं 99% ऑफ आउटपुट टैक्स ही आप जो है थ्रू उसका पेमेंट थ्रू आईटीसी आप कर सकते हैं। मतलब 100%, 100 रुपीज की लाइबिलिटी है तो 99 रुपीज ही आप आईटीसी से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको 1% कैश में पे करना पड़ेगा। रिमेंबर, 1% आपको कैश में पे करना पड़ेगा इफ बिलो कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। यानी कंडीशंस हैं कि ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आप 100% करिए, नहीं फुलफिल होती है तो आपको 1% लाइबिलिटी जो है कैश में देना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास करोड़ों आईटीसी पड़ा हुआ हो, जमा हुआ हो। 100% लाइबिलिटी पेमेंट आप आईटीसी के थ्रू नहीं कर सकते, ये कहा गया है इस रूल 86B में। रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कब अप्लाई नहीं होंगे, वो वाली रिस्ट्रिक्शंस पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं कि यदि आपने 1 लाख इनकम टैक्स पे किया है, चाहे प्रोप्राइटर हो, कर्ता हो या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग पार्टनर्स, ये सारे जो लोग हैं
इन्होंने यदि 1 लाख रुपीज से ज्यादा इनकम टैक्स पे किया है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, तो ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होता है उन पे। या आपने रिफंड क्लेम किया है मोर देन 1 लाख रुपी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, किससे? आईटीसी से, अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का, तो भी अप्लाई नहीं होता। या तीसरा जो है, या मैं इसलिए कह रहा हूँ और है, ये कंसोलिडेटेड कंडीशंस नहीं है। एक भी सेटिस्फाई हो गई तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड, ये इंटरप्रिटेशन का रूल है, ये ध्यान दीजिएगा। या तीसरा जो है कि आपने मतलब डिफरेंट प्रोविजंस के अंदर नक्शे में मान के चले कि रिफंड आपने लिया है मोर देन 1 लाख रुपी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अनयूटिलाइज्ड आईटीसी, यानी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आपने रिफंड अप्लाई किया है। नेक्स्ट जो कंडीशन है कि आपने जो आउटवर्ड लायबिलिटी पे की है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, वो इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल कम्युनिटी यदि आपने 1% से ज्यादा आपने क्या कर दिया, कैश लेजर से पेमेंट कर दिया, तो भी ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। मतलब ऑलरेडी आपने 1% से ज्यादा करके रखा है, तो फिर कैसे अप्लाई होगा? यहाँ पे क्रक्स ये है कि टोटल जो अप्रैल से लेके, सपोज आप जनवरी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक आपने मोर देन 1% लाइबिलिटी कैश में पे कर दी है। टोटल लाइबिलिटी का जो कैश पेमेंट पोर्शन है, इट इज मोर देन 1%, क्यूमुलेटिवली कह रहा है, क्यूमुलेटिवली कह रहा है, तो आपने पे कर दिया है, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता। अगेन ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता है पब्लिक पीएसयूज को, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता है लोकल अथॉरिटी को, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता है स्टैट्यूटरी बॉडी को। तो इन लोगों को तो ये कंडीशन अप्लाई भी नहीं होता है। इनको छोड़ के बाकी जो रेगुलर टैक्स पेयर्स हैं, उन सब पे ही अप्लाई होता है। तो ये तीन चीजें मान के चलें, एक तो रिफंड का कंडीशन है मोर देन 1 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स फ्रॉम क्रेडिट लेजर, आपने रिफंड लिया है, या आपकी ने जो टोटल लाइबिलिटी डिस्चार्ज किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टिल द सेम मंथ फॉर विच यू आर पेइंग लाइबिलिटी इज मोर देन 1%, यू हैव मेड पेमेंट ऑफ टैक्स फ्रॉम कैश लेजर या इन कैश, इट इज नॉट अप्लाइड। अगेन आपके डायरेक्टर्स वगैरह पार्टनर्स वगैरह नहीं, if they have paid more than 1 लाख रुपए as income tax in last 2 financial years, then you are not required to pay 1% of tax liability from the cash ledger. Rule 86B. आगे चलते हैं रूल 87। जैसे मैंने बताया क्रेडिट लेजर का ये हमने देख लिया, हमने अभी तक क्या देखा, रूल 86A रूल 86B देख लिया, और साथ में रूल 86 भी देखा हमने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का। मतलब रूल 86 जो है पूरा क्रेडिट लेजर की बातें करता है, और साथ में रूल 86A एंड बी जो है कंडीशंस फॉर यूजिंग क्रेडिट लेजर की बातें करता है। ऐसे याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम रूल 87। रूल 87 इज व्हाट? रूल 87 इज कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो रूल 87 सेज कि जो कैश लेटर वो मेंटेन होगा, वो किसमें होगा? पीएमटी 05 में। किसमें मेंटेन होगा जी? पीएमटी 05 में कैश लेजर मेंटेन होगा। अब जो कैश लेजर का यूज होता है ना, वो किसी भी लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए हो जाए, यानी उससे कैश लेजर का यूज आप टैक्स के लिए भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट के लिए भी कर सकते हैं, पेनल्टी के लिए, लेट फीस, अदर अमाउंट के लिए कर सकते हैं। लेकिन हमने पीछे पढ़ा कि क्रेडिट लेजर का यूज कैन बी मेड ओनली फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। चलिए मैं आपको वापिस रेफर करता हूँ, वहां पे आपको वर्डिंग्स दिखाता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। डिस्चार्ज ऑफ एनी लाइबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 49 9A एंड 9B, तो इट मीन्स फॉर टैक्स। ठीक है जी। लेकिन रूल 87 में पढ़ेंगे तो ये साफ साफ कहता है फॉर लाइबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी। मीन्स इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और अदर पेनल्टी जो है उसका पेमेंट कैश क्रेडिट लेजर से आप नहीं कर सकते, केवल टैक्स का पेमेंट ही आप क्रेडिट लेजर से कर सकते हो। दिस इज द प्रोविजन। और जो भी अमाउंट आप जमा करते हैं बाय मेकिंग चालान एक्सेट्रा, वो कहाँ जाता है जी? कैश लेजर में क्रेडिट हो जाता है। क्या होता है? कैश लेजर में क्रेडिट हो जाता है। और जो भी आप पेमेंट करते हैं, चाहे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और अदर अमाउंट, वो क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। ये याद रखिएगा। सो क्रेडिट लेजर और कैश लेजर में जब भी जमा होता है रेलिवेंट पोर्शन, तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। लेकिन जब इसका यूज करते हैं लायबिलिटी रजिस्टर के अगेंस्ट, तो क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है।
इसके अपोजिट लायबिलिटी रजिस्टर में हमने पढ़ा कि वो डेबिट होता है लायबिलिटी से और क्रेडिट होता है जब पेमेंट होता है। तो ये नॉकअप हो गया आपस में, अकाउंटिंग एंट्री कंप्लाइड हो जाती है यहाँ पे। अगेन, जो कैश लेजर में आप अमाउंट जो डिपॉजिट करते हैं वो चालान के थ्रू करते हैं। आप किसके थ्रू करते हैं जी? चालान के थ्रू करते हैं। सेल जनरेट चालान, क्या होगा? चालान जनरेट होगा इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06। और ये चालान कहाँ जनरेट होता है? कॉमन पोर्टल पे। ये सबको पता है, मुझे, आपको, हम सबको पता है। बस ये कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी कैश लेजर में पैसा जमा होता है वो कैसे जमा करते हैं? पीएमटी 06 जो फॉर्म है उसमें चालान क्रिएट होता है और चालान भर के चालान का पेमेंट आप करते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन कैश लेजर का फॉर्म जो है क्या है? पीएमटी 05 है, ये भी आप याद रखें। बाकी डेबिट क्रेडिट आपको पता ही है। एक ही चीज डिफरेंस था इसमें कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में कि कैश लेजर का यूज हम फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस एक्सेट्रा सबके लिए कर सकते हैं। बट क्रेडिट लेजर का यूज कैन बी मेड ओनली फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इंटरेस्ट कैन नॉट बी पेड बाय यूजिंग कैश क्रेडिट लेजर। अगेन, कैश लेजर में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आया था। ये आया था, मैं आपको ईयर बता देता हूँ, ये आया था हमारा 2019 में, और एक आया था 2022 में। ठीक है जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स थे, ये मैंने हाईलाइट किया है आपके लिए। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट था वो ये था कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो कोई भी जो अमाउंट, चाहे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी या अदर अमाउंट जो है कैश लेजर में अवेलेबल है अंडर सीजीएसटी हेड, ठीक है, अंडर सीजीएसटी एक्ट या सीजीएसटी वाले कॉलम में, तो उसको आप आईजीएसटी कॉलम में सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी सेस वगैरह में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आया था अमेंडमेंट 2019 और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब क्या कर सकते हैं? चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना जरूरी है। मतलब कैश लेजर में यदि सीजीएसटी में आपने गलती से ज्यादा अमाउंट डाल दिया, उसका यूज नहीं हो रहा है, तो आप उसको सेम वहीं पे आप पीएमटी 09 फॉर्म भर के उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं एसजीएसटी में, सीएसएस में, आईजीएसटी में ट्रांसफर कर सकते हैं अंडर द सेम जीएसटीएन एंड सेम कैश लेजर। क्लियर है जी? अंडर सेम जीएसटीएन, अंडर सेम कैश लेजर आप पीएमटी 09 से ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसलिए आया था कि स्टार्टिंग के डेज में लोगों ने काफी ऐसे ऐसे केसेस आए थे जहां जमा किया था और टर्न वन की वजह से भी ये डिफरेंसेस अराइज हुए थे। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते थे पीएमटी 09 के थ्रू, जो कि अमेंडमेंट आया है हमारा 2019 में थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 31 ऑफ 2019। तो ये आप कर सकते हैं, यानी सेम सेम कैश लेजर में एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं वापिस रिपीट करता हूँ, कैश लेजर में किसी भी हेड में, चाहे जीएसटी में भी पड़ा हो, तो उसको आप वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं एसजीएसटी में या आईजीएसटी में। ये प्रोविजन है एक्ट में। आप उसको ये नहीं कि पड़ा रहे या रिफंड क्लेम करें, ऐसी जरूरत नहीं है। अगेन, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये सब रूल 4 है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये उस केस में अप्लाई होता है जहां पे ऐसे ऐसी कंपनी है जो मोर देन वन स्टेट में रजिस्टर्ड है, एक से अधिक स्टेट्स में, राज्यों में जीएसटी नंबर ले लिया है, मतलब एक से अधिक जीएसटी नंबर ले लिया है। अब उस केस में क्या होता है, एक से अधिक जीएसटी नंबर ले लिया तो वहां पे उनका सेपरेट रजिस्ट्रेशन, असेसमेंट, एवरीथिंग अंडर जीएसटी लॉ होता है। कई बार क्या होता है कि एक पार्टी के कैश लेजर में, कहाँ पे, एक जीएसटीएन के अंदर जो कैश लेजर मेंटेन्ड है उसमें ज्यादा अमाउंट पड़ा हुआ है, टैक्स हो या इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फी है या वट एवर अमाउंट जो कि कैश लेजर में आता है, ये सब वहां पे पड़ा हुआ है ऑलरेडी कॉमन पोर्टल पे अंडर पर्टिकुलर जीएसटीएन, अंडर पर्टिकुलर जीएसटीएन। सो उसको यू कैन ट्रांसफर टू योर डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब दूसरे स्टेट में जो जीएसटीएन है या दूसरे जो जीएसटीएन नंबर है उसमें आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, पहले में हमने पढ़ा कि सेम जीएसटीएन में
एक हेड से दूसरे हेड पे, सीजीएसटी से एसजीएसटी, आईजीएसटी से इसमें ट्रांसफर कर सकते हो। सिमिलरली एसजीएसटी से सीजीएसटी, आईजीएसटी से इसमें ट्रांसफर कर सकते हो, या इस तरीके से। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जहां मोर देन वन जीएसटीएन नंबर है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी या कुछ भी है जो आपके कैश लेजर में सीजीएसटी एक्ट के अंदर पड़ा हुआ है या सीजीएसटी हेड में पड़ा हुआ है, उसको आप दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन के सीजीएसटी में ट्रांसफर कर सकते हो, या आईजीएसटी में ट्रांसफर कर सकते हो, या ये नहीं, यहाँ पे ये दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं, सीजीएसटी या आईजीएसटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, एसजीएसटी में नॉट अलाउड, ध्यान रहे। सीजीएसटी का इवन कैश लेजर से भी एसजीएसटी में नॉट अलाउड है जी। ये भी ट्रांसफर कैसे करेंगे, पीएमटी फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 से करेंगे। यानी दोनों ट्रांसफर, जहां भी फॉर्म पीएमटी जीएसटी पीएमटी 09 आ जाता है, यहाँ पे ट्रांसफर का केस इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये ट्रांसफर अलाउड नहीं होगा कैश लेजर से यदि आपका कोई अनपेड लायबिलिटी पड़ा हुआ है, चाहे असेसमेंट के थ्रू आया है या कैसे भी आया है। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में अनपेड लायबिलिटी है तो आपको ट्रांसफर अलाउड नहीं है, पीएमटी 09 आप भर नहीं सकते। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर चलते हैं रूल 88। जैसे मैंने बताया, हर एंट्री, हर ट्रांजेक्शन के लिए क्या है जी, एक स्पेसिफिक एंट्री पास होती है ऑनलाइन। तो हर ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन का एक सेपरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, चाहे डेबिट हो, क्रेडिट हो, चाहे कैश लेजर में हो या क्रेडिट लेजर में। एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है हर एंट्री का, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, लायबिलिटी रजिस्टर, हर जगह ये जनरेट होता है। और ये सब आपको उन रजिस्टर्स में मिल जाता है। आगे रूल 88A मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि सबसे पहले आपको आईजीएसटी का आईटीसी खत्म करना होता है, उसके बाद आप सीजीएसटी या एसजीएसटी का यूज कर सकते हैं। रूल 88B जो है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मेथड क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये मेथड जो है सिंपल, वही सेक्शन 51 के बारे में बात कर रहा है, सेक्शन 53 के बारे में बात करता है। चलिए, ये तो आपको ठीक है, रिलेशन तो आपको पता है कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो, इसके बारे में आपको पता है। चलिए हाँ, 88C पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 88C, क्योंकि ये यदि GSTR 1 की लाइबिलिटी में और GSTR 3B की लाइबिलिटी में डिफरेंस है, तो उसमें कहा है कि कैसे इसको डील किया जाए, इसमें प्रेस्क्राइब किया है गवर्नमेंट ने। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये डिफरेंसेस शुरुआती दिनों में बहुत ही ज़्यादा आए थे। GSTR 1 की लाइबिलिटी, GSTR 3B की लाइबिलिटी में करोड़ों करोड़ों का डिफरेंस देखने को मिलता है कई केसेस में। तो उस केसेस में कैसे डील किया जाए, इसके रिस्पेक्ट में रूल 88C आया है, और इसके थ्रू ही डील करना चाहिए डिपार्टमेंट को, और आपको ही इसके थ्रू ही डील करना चाहिए। सिंपल है, यही डिफरेंस है GSTR 1 की लाइबिलिटी में, GSTR 3 की लाइबिलिटी में। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या होगा, आपको नोटिस भेजेगा, या इंटीमेशन इसको कहते हैं, वो भेजेगा DRC 01B में। ध्यान रखें, जहाँ असेसमेंट होता है 73 74 का, तो DRC 01A में आता है आपको इंटीमेशन ऑफ लायबिलिटी। और इस केस में जहाँ डिफरेंस GSTR 1 एंड GSTR 3B का होता है, आपको इंटीमेशन ऑफ लायबिलिटी DRC 01B में आता है, पार्ट ए में। और आपको रिप्लाई किस में करना होता है, पार्ट बी में करना होता है। आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस दिए जाते हैं DRC 01B में, कि या तो आप डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी को पे करें, और यदि पे नहीं करते हैं तो प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन या रीजंस की क्या डिफरेंसेस हैं। अब यदि पे किया तो केस क्लोज, और आप रिप्लाई फाइल कर देंगे पार्ट बी ऑफ DRC 01 में। यदि आप पेमेंट DRC 03 से भी कर सकते हैं, और उसका विद इंटरेस्ट, और उसका डिटेल आप पार्ट बी में भर सकते हैं, DRC 01B का पार्ट बी। लेकिन यदि आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको एक्सप्लेनेशन रीजन के साथ रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म DRC 01B। और रिप्लाई फाइल करेंगे, प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर है कि उनको ये ठीक लगता है या नहीं लगता है। और यदि उनको ठीक नहीं लगता है, तो उस केस में
ये वो है प्रॉपर ऑर्डर पास कर सकते हैं और ये अमाउंट रिकवरेबल हो जाता है अंडर सेक्शन 79। मतलब 79 में ऐसा कुछ नहीं है, वो रिकवरी का मोड्स ऑफ रिकवरी मेंशन है, तो उसके अंदर रिकवरी कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसीजर एंड दिस इज द रूल। ये कहा गया है पेमेंट के बारे में। अब मुझे लगता है कि ये पेमेंट चैप्टर इतना ही इम्पोर्टेंट है कि अब क्या कहें, लेकिन लोग इस पे फोकस नहीं करते, पढ़ते नहीं और कंफ्यूज हुए रहते हैं। बेहतर है, मुझे लगता है इसके थ्रू हमने कम से कम ये समझ लिया कि कब क्रेडिट लेजर का यूज होगा, क्या कंडीशंस हैं, कैश लेजर का यूज होगा, क्या कंडीशंस हैं, ये सारे हमने पढ़ लिए। पेमेंट कैसे होगा और अब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक ब्रीफ कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सेक्शन 50 पढ़ा, इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा कि कब क्या इंटरेस्ट कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है। फिर हमने पढ़ा कि, चलिए वापिस ही चलते हैं, सेक्शन 50 के बाद हमने पढ़ा सेक्शन 51 जो टीडीएस की बात कर रहा है। सेक्शन 52 पढ़ा जो टीसीएस की बात कर रहा है। सेक्शन 53 पढ़ा जो हमारा ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करता है। ये तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, गवर्नमेंट सुओ मोटो करती है, जीएसटीएन पोर्टल सुओ मोटो करता है। सेक्शन 53A भी जीएसटीएन पोर्टल सुओ मोटो ट्रांसफर करता है। इसके बाद हमने रूल्स पढ़े जो कि पेमेंट से रिलेटेड हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये हमने रूल्स पढ़ा, रूल 85 पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, रूल 86 पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, रूल 87 पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब इसमें तीनों में क्या रिलेशन है? सिंपल है, एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का पेमेंट आप कर रहे हैं थ्रू क्रेडिट लेजर एंड थ्रू कैश लेजर। तो लाइबिलिटी जब क्रिएट होती है तो डेबिट एंट्री होती है, उसका डेबिट बैलेंस होता है, और जब उसका डिस्चार्ज होता है, पेमेंट होता है, तो उसमें क्रेडिट एंट्री पोस्ट हो जाती है और हर ट्रांजेक्शन का यूनिक नंबर क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है, जो आप देख सकते हैं। सिमिलरली क्रेडिट लेजर में रिटर्न के थ्रू क्रेडिट होता है आपका आईटीसी, वो क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है, और जब उसका यूज करते हैं तो डेबिट एंट्री पोस्ट हो जाती है। सिमिलरली कैश लेजर में जब आप कैश जमा कराते हैं तो वो क्रेडिट होता है, और जब उसका यूज करते हैं फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ लायबिलिटी तो उसकी क्रेडिट एंट्री पोस्ट हो जाती है। बाकी रूल्स है कि क्रेडिट लेजर का यूज केवल टैक्स पेमेंट के लिए कर सकते हैं, चाहे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी या सेस है। बट कैश लेजर का यूज हमेशा किसके थ्रू होगा? कैश लेजर का यूज हमेशा टैक्स के लिए भी हो सकता है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी वगैरह वट एवर अमाउंट जो भी है कैश लेजर के थ्रू होता है। मीन्स देयर बाय इट मीन्स कि देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। So electronic credit ledger cannot be used for making payment of interest, penalty, late fee, etc. ये हमने पढ़ लिया। अब हमने आगे ये भी पढ़ लिया कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कि इस पे गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है बैन लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है यदि रीजन टू बिलीव है तो, कि ये फ्रॉड है या इनएलिजिबल आईटीसी आपने ले रखा है तो, और रिटर्न रीजन टू बिलीव आ गया तो। फिर कह रहे हैं कि यदि आपको कम से कम 1% कैश में पेमेंट करना है लाइबिलिटी का, पूरा लाइबिलिटी का पेमेंट आईटीसी के थ्रू नहीं कर सकते, 1% लाइबिलिटी का पेमेंट कैश में करना है एज पर रूल 86 बी। अब इसमें लेकिन एक कंडीशंस हैं कि आपकी जो टैक्सेबल सप्लाई है वो 50 शुड एक्सीड 50 लाख इन अ मंथ, यदि है तभी ये रूल एप्लीकेबल होता है। और ये ध्यान रखें, टैक्सेबल सप्लाई नॉट एग्जाम सप्लाई, एक्सीड्स 50 लाख रुपए इन ईच मंथ, तब जाके ये रूल 86 भी अप्लाई होता है। और बाकी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं जैसे, तो उस केस में आपको रूल 86 बी के अंदर 1% लाइबिलिटी का पेमेंट कैश में करना पड़ेगा। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखिएगा। रूल 86 बी तो आप पक्का याद रखेंगे, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। रूल 86 ए भी बैठ जाना चाहिए। इसके बाद हमने पढ़ा कि रूल 87 जो है कैश लेजर है, कैश लेजर भी आपको समझना चाहिए। साथ जैसे मैंने बताया कि इसमें जो सबसे बेस्ट फैसिलिटी है बैलेंस ट्रांसफर करने का फ्रॉम वन हेड टू अनदर हेड, प्लस फ्रॉम वन जीएसटीएन टू अनदर जीएसटीएन, आप कैश लेजर में जो बैलेंस पड़ा है यू कैन ट्रांसफर बाय यूजिंग पीएमटी 09। ये अपॉर्चुनिटी का आप यूज करें अपने एसएससी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उनके बैलेंसेस को, यदि किसी के पास एक्स्ट्रा कैश बैलेंस पड़ा हुआ है तो। ऑल्दो आप रिफंड भी ले सकते हैं बट स्टिल ये ऑप्शन बेस्ट है। हर ट्रांजेक्शन के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है, यूनिक जो यूनिक होता है वो आपने समझ ही लिया। रूल 88 हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया था। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन, सबसे पहले आईजीएसटी का यूज किया जाता है, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी का यूज किया जाता है, और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है ये हम सबको पता है। 51 एंड सेक्शन 50 का सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 3 हमने डिटेल में पढ़ लिया।
फिर रूल 86, 88C भी हमने पढ़ लिया, जहाँ पे DRC 01A की 1B की बात की है, A नहीं 1B, DRC 01B रूल 86C में यूज किया गया है, जहाँ पे कैश लेजर सॉरी GSTR1 एंड GSTR3 में डिफरेंसेस आते हैं लायबिलिटी में, तो वो कैसे डिपार्टमेंट डील करेगा, कैसे असेसमेंट होगा, इसके बारे में बात की। चलिए दोस्तों, हमने मुझे लगता है काफ़ी हमने आज सीख लिया, पढ़ लिया। अब अगली क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन रिफंड पढ़ेंगे, और रिफंड के जो रूल्स हैं इम्पोर्टेंट, वो सब हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम रिफंड के बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा पढ़ के आए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, रूल 56 पे तो इस बार अमेंडमेंट भी, सेक्शन 56 पे इस बार अमेंडमेंट भी आ गया, क्योंकि इसमें प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड नहीं था, इनेबलिंग लॉ नहीं था कि जिसके थ्रू इंटरेस्ट डिले जो है वो कैलकुलेट किया जाए। तो ये हम पढ़ेंगे पूरा सेक्शन 54 से सेक्शन 58 तक हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम असेसमेंट प्रोसीजर पे आ जाएंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास रिफंड के लिए बुक करते हैं, और आज हम यहीं पे चैप्टर क्लोज करते हैं। चलिए, आप जिसको कुछ क्वेश्चन पूछना है प्लीज पूछिए। हेलो हेलो, आप सब में किसी को क्वेश्चन कुछ पूछना है? हेलो, हाँ, गुड इवनिंग। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, सब नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास हम रखेंगे नेक्स्ट सैटरडे को। अच्छा, नेक्स्ट सैटरडे, कल तो नहीं हाँ, है ना? हाँ, कल नहीं है सर। ओके, थैंक यू विल सर। कीप इट ऑन नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। बाय। थैंक